नमस्कार दोस्तों, मैं समरजीत सर आप सभी का आपके अपने क्लासेस टीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं और ये हमारी पहली क्लास है और यहाँ से हम आप लोगों को एकदम शुरुआत से जीएस शुरू करेंगे आपके भूगोल को और एकदम क्रमबद्ध तरीके से हम इसे अध्ययन करेंगे एक तरफ से और आप लोग कोशिश करिएगा कि नोट्स बनाइएगा एक तरफ से आपका हम शुरू करेंगे। तो चलते हैं आपकी विषय सूची के साथ। ठीक है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भूगोल। इसमें हम एक तरफ से पहले इसकी विशेष सूची को देखेंगे, फिर एक एक को उठा करके क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। पहली इसकी विषय सूची क्या है? पहला है आपका, क्या हमें पढ़ना है? भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति। दूसरा है आपका भारत का प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल। तीसरा है आपका भारत की नदियां। भारत की नदियां। चौथा है आपका भारत के झील एवं जलप्रपात। जल प्रपात, इसे झरना भी कहते हैं। इसकी कोष्ट में डाल दीजिएगा आप लोग, झरना। इस तरह से पांचवा नंबर है आपका भारतीय मानसून। भारतीय मानसून। अगला है भारतीय कृषि। इसमें आप लोग भारतीय झील एवं जलप्रपात, इसके बाद एक ठो और करिएंगे, नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा आपका। इसमें बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय योजना, ये कर लीजिएगा। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर से कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आपका पांचवा नंबर बहुउद्देशीय
परियोजना। ये अब यहाँ से आपका अब डालिए भारतीय मानसून। भारतीय मानसून भारतीय कृषि आया भारत की कृषि भारतीय अगला है आपका भारतीय खनिज संसाधन। भारतीय संसाधन भारतीय खनिज संसाधन संसाधन अगला है आपका भारतीय ऊर्जा क्षेत्र। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र अगला है भारत की जनजातियां। अगला 10वां नंबर है भारत की जनजातियां भारत की जनसंख्या। जनजातियां जनसंख्या ना करके भारतीय वनस्पतियां पहले लेते हैं। भारतीय भारतीय या भारत की वनस्पतियां या भारतीय वनस्पतियां 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 है आपकी भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या 13वां नंबर है आपका परिवहन भारतीय परिवहन। भारतीय परिवहन ठीक। एक और लास्ट आपका है ये पर लिख लेते हैं परिवहन में कौन सा परिवहन हमें पढ़ना है। थोड़ा सा 1 मिनट ये भी कर लेते हैं। जैसे आपका रेल परिवहन है रेल परिवहन सड़क परिवहन जल परिवहन। जल परिवहन में आपका बंदरगाह भी उसी में आ जाएगा ठीक है। जल परिवहन फिर वायु परिवहन ये सभी एक साथ हम पढ़ेंगे ठीक है। अब अगला है आपका 14वां नंबर भारत का पर्यावरण या भारतीय पर्यावरण। भारतीय पर्यावरण ये आपका विषय सूची है। इसे हम एक तरफ से पढ़ेंगे ठीक है। देख लेते हैं फिर से ये आपकी पहला है भारत की औस्थिति भारत का प्राकृतिक भूगोल भारत की नदियाँ भारत के झील एवं जलप्रपात
बहुउद्देशीय परियोजना, भारतीय मानसून, भारतीय कृषि, भारतीय खनिज संसाधन, भारतीय ऊर्जा क्षेत्र, भारत की जनजातियाँ, भारतीय वनस्पतियाँ, भारत की जनसंख्या, भारतीय परिवहन, परिवहन में आपके चारों ये रहेंगे, बस उसके बाद भारतीय पर्यावरण। ये हम एक तरफ से एक एक ठो उठाएंगे और एक एक ठो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखते हैं जियोग्राफी, भारत का भूगोल। जियोग्राफी ऑफ भारत भूगोल। अब इसमें देखिए जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं, ये है जियो। जियो का अर्थ होता है, जियो का मीनिंग होता है यार अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, वर्णन करना। इसका शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पहली बार जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया? जियोग्राफिका जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेस्टोथनीज ने पहली बार जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। इन्हीं को भूगोल का पिता भी कहा जाता है, भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है?
आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर जेंडर वान हम बोल्ट हम बोल्ट वान हम बोल्ट को अलेक्जेंडर वान हम बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहता है। और मानव भूगोल के पिता किसे कहता है? मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेट जेल फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहता है। ये तीनों आपके जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बराबर पूछता है, आप लोग से भी ध्यान से पढ़ लेंगे और अपना नोट्स में रख लेंगे। अब यहाँ तक ये इसका परिचय हो गया भूगोल का। अब हम शुरू करेंगे आपका एक तरफ से जो हमें पढ़ना है भारत के भूगोल में। तो भारत का शुरुआत करेंगे हम भारत की अवस्थिति से। आज हम शुरू कर देते हैं। भारत की अवस्थिति। अब भारत की अवस्थिति में जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा हो या कोई भी वस्तु या व्यक्ति हो उसका कुछ नाम होता है। तो पहले हम भारत के नाम को देखेंगे, भारत को कितने नामों से जाना जाता है और कौन कौन से भारत को किस नाम से पुकारे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एक हेडिंग बनाएंगे, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। भारत का नामकरण एक भी नहीं छूटने वाला है। मैं आप लोगों को एकदम ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो भी हम पढ़ेंगे कोशिश रहेगी कि एक भी ना छूटे, और हम एकदम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, एकदम शुरुआत से। ठीक है, चलिए। तो भारत का नामकरण, भारत को कितने नामों से जानते हैं? इसमें पहला आपका है, देखिए, भारत। ठीक है, भारत नाम कैसे पड़ा? भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? तो प्राचीन या वैदिक समय में हम कह लें, तो प्राचीन समय में या वैदिक समय में भारत में एक राजा हुआ करते थे जिसका दुष्यंत राजा थे, महान राजा थे। उन्हीं के बेटे का नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा। तो भारत का नाम भरत महान राजा, आर्यों के महान राजा, आर्यों के महान राजा राजा भरत के नाम पर, भरत के नाम पर, भरत के नाम पर भारत पड़ा। ठीक, दूसरा है आपका आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त भारत का नाम कैसे पड़ा? तो भारत के उत्तर में आर्यों के बसने से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों के बस जाने से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। तो आर्यों के मतलब भारत में, भारत के उत्तर में, उत्तर में आर्यों के
आर्य जो मध्य एशिया से आए थे वो भारत में जब प्रवेश करते हैं तो वो उत्तर में बस जाते हैं, तो इसलिए उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यों के बसने से इसे आर्यवर्त कहा गया। ठीक, अगला है आपका जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप भारत को पुराणों में कहा जाता है। पुराणों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया। पुराणों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया। और देखिएगा, इंडिया, इंडिया नामकरण कब हुआ इसका? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। किसने? यूनानियों ने। भारत को इंडिया कहा। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। थोड़ा सा ठीक, अगला है आपका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भारत का नाम कब पड़ा? तो भारत का नाम हिंदुस्तान पारसियों ने या फारसियों ने, हम इसे पारसी भी कह सकते हैं, पारसी या ईरानियों ने, ईरानियों ने इसे ईरानियों ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ठीक, एक नाम और, एक है आपका इनतू। इनतू, इनतू नाम किसने दिया? तो चीनियों ने भारत को, चीनियों ने भारत को इनतू कहा। इतने नामों से हम भारत को जानते हैं। ये आपके नामकरण हो गए। देखिए, किसी व्यक्ति का एक नाम दो नाम होता है, लेकिन भारत का देखिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जानते हैं वो सब, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहले भारत नाम कैसे पड़ा? आर्यों के महान राजा राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत जी, और भरत जी के नाम पर ही क्या हुआ, ये भरत जी हैं, भरत जी के नाम पर ही क्या हुआ, भारत नाम पड़ा। ठीक, फिर उसके बाद आर्यव्रत, आर्यव्रत नाम पर से पड़ा या तो आप लोग देखेंगे कि भारत के उत्तर में आर्यों के बसने के कारण जो मध्य एशिया से भारत में आए थे उनके नामों पर ये आपका आर्यवर्त पड़ा। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप वो, हाँ, जम्बूद्वीप पुराणों में आपको जम्बूद्वीप मिलता है, ये आपका भारत के नाम को। इंडिया, इंडिया यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। फिर उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये ईरानी या पारसी, इसे पारसी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे।
पारसी लोग जब यहाँ पर आते हैं, ईरानी जब यहाँ पर आते हैं तो वो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, वह स को ह कहते हैं, सिंधु नदी के नाम पर ही इसे हिंदू कहा गया, तो उसी पर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ेगा। ठीक है, आगे इनतु, इनतु चीनियों ने भारत को इनतु कहा है, तो ये आपका नामकरण हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखेंगे हम भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर। ग्लोब, ग्लोब या मानचित्र, इसे हिंदी में मानचित्र कहते हैं। अब इस पे हम देखेंगे भारत, ये इस पर भारत कहाँ पर स्थित है, कितने देशांतर कितने अक्षांश पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इस पर दो रेखाएं खींची गई है। आपके ग्लोब पर दो रेखाएं खींची गई हैं, वो भी क्या है, आभासीय हैं, आभास किया जाता है। तो इसमें से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दोनों रेखाओं का नाम लिख लेंगे हम। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने की वाली रेखा को जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। या हम यहाँ पर ऐसे लिख लें, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली, ग्लोब पर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है जीरो अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई है। क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इसे क्या कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के कईयों नाम से जानते हैं, कई नाम है इसके। 0 डिग्री अक्षांश, कौन कौन से नाम है इसके, सभी नाम लिख लीजिए यहाँ पर पहले। एक है आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। दूसरा है आपका इक्वेटर, इक्वेटर। इक्वेटर, बृहद वृत्त, बृहद वृत्त, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, बृहदवृत्त, विषुवत रेखा, ये आपके जीरो अक्षांश रेखा के नाम हैं। ये सभी इसके नाम हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें से जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यह पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जो ग्लोब पर कैसे है, लेटी हुई है, इसीलिए इसे लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है आपका, देशांतर रेखा,
ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, यानी खड़ी हुई है। तो ये आपकी खड़ी हुई है। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है उसे जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो देशांतर रेखा, जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। अब अगला है आपका, इसको हम थोड़ा सा और खोलेंगे तो आप और भी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें आपका जो अक्षांश है, जितने भी है अक्षांशीय रेखाएं, सभी एक दूसरे को पैरेलल चलती हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये धीरे धीरे जिस तरफ बढ़ती हैं तो ये धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, और ऐसे उत्तर में भी जाएंगी तो उधर भी आपके कम होंगी, दक्षिण में जाएंगी तो भी कम होंगी, और एक समय ऐसा आता है कि ये क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाती हैं। नॉर्थ पोल पर भी शून्य हो जाएगी और साउथ पोल पर भी शून्य हो जाती है। मतलब जो रेखाएं देखने में तो लग रही है ये क्या है, एक लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं, ये आपका पूर्ण सर्किल है। सर्किल मतलब वृत्त है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि देखने में लग रहा है, लेकिन किसी गोले चीज पर आप जब लाइन लगाते हैं तो वो पूरा सर्किल बनता जाता है। कैसे? इसीलिए इसे बृहद वृत्त भी हमने कहा ना। ये जो जीरो अक्षांश रेखा है आपकी है, ये वाली जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजर रही है, ये सबसे बड़ी रेखा है। ये क्या है? सबसे बड़ी वृत्त है। ठीक है ना? ये वाली सबसे बड़ी वृत्त है। धीरे 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 सब आपका कम होती जाएगी। तो इसमें आपकी जो संख्याएं हैं, अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है, तो अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है लिख लीजिए यहाँ पर। अक्षांशों की कुल संख्या कुल संख्या 181। देखिए कैसे 181 होगा। इसमें आपका 90 प्लस 90 प्लस 1, एक जो है ये बृहद वृत्त वाला है जो जीरो लिखा गया है। 90 इसके नीचे मतलब साउथ में, 90 उसके ऊपर यानी कि उत्तर में। तो 90 90 180 प्लस 1 ठो ये ले लेंगे तो 181। तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 181। लेकिन अगर यहीं पे पूछेगा अक्षांशी वृत्तों की संख्या कितनी होगी, यानी अक्षांशी लाइन कितनी है जो वृत्त है आपकी, तो वो कितनी हो जाएंगी, तो वृत्तों की संख्या आपकी घट जाएगी। अक्षांशी वृत्तों की संख्या आपकी 181 माइनस 2 179 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो वृत्त है, जो आपकी लाइनें खींची जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं जा करके ये लास्ट में आपके साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर मतलब उत्तरी पोल पर क्या हो जा रही है, एकदम शून्य हो जा रही है। जो संख्या आपकी है वही घटेगी। ठीक है, तो 179 हो जाएगी। तो कुल लाइनों की संख्या भी अगर पूछेगा, कुल अक्षांशी रेखाओं की पूछेगा, कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या, ये भी आपका कितना होगा, 179। ठीक, अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, हमने बता दिया कैसे कैसे है। फिर उसके बाद आपका अक्षांशी वृत्त की संख्या, जो आपकी जो सर्कल है वो कितना है, ये 179, 2 घट जाएगा ना। और सेम वही आपकी कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या, जो रेखा दिखाई दे रहा है ये कितनी होगी, 179 होगी। ठीक है, तो आज बस करते हैं यहीं पर, क्लास को हम आप समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम फिर से कल से रेगुलर करेंगे। ठीक है, इसके इसलिए आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगली क्लास फिर से। नमस्कार।